स्टूडेंट्स, आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी पढ़ाने जा रही हूँ, जो साहित्य सागर में छठे पाठ के रूप में रखा गया है। बड़े घर की बेटी, इस कहानी की रचना मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा हुई है। कहानी को पढ़ने के पहले, कहानी को समझने के पहले, आइए पहले मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और इनके निधन के विषय में जो हमें मिलते हैं प्रमाण, वो है 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हुआ था। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास तथा कहानियां लिखी। इनके कहानी संग्रह मान सरोवर के 8 भागों में प्राप्त होते हैं। इन्होंने आदर्शवादी तथा यथार्थवादी उपन्यास और कहानियां लिखी, जो हमारे जन जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं, जन जीवन से जुड़े हुए उपन्यास हैं। तो बड़े घर की बेटी जो कहानी है, ये भी हमारे समाज का ही एक कहा जाए कि रूप है। ऐसा बहुत सारा वर्णन, ऐसा बहुत सारा जो है हमें अपने आसपास इस तरह की कहानियां, इस तरह का वातावरण मिल जाता है, जहां पर इस तरह के पात्र हमें दिखते हैं और उस समय इस कहानी के विषय में सोच कर लगता है कि मुंशी जी ने वाकई समाज के ही प्रतिबिंब को या समाज को प्रतिबिंबित करती हुई कहानी ही इसमें लिख दी है। तो कहानी है बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। यानी कि बेनी माधव सिंह के पास जमींदारी थी और कहा जाए कि कई गांवों में उनकी जमींदारी जो है वो फैली हुई थी और किसी समय में उनके जो पूर्वज थे काफी धन संपन्न थे। उन्होंने गांव के पास एक पक्का तालाब और मंदिर का निर्माण कराया था। हालांकि उस मंदिर और उस तालाब के रखरखाव में इस समय बेनी माधव सिंह सक्षम नहीं थे, लेकिन एक तरह से उनके पूर्वजों का कीर्ति स्तंभ था। यानी पूर्वजों के यश की कहानी को वो पक्का तालाब और वो मंदिर कहते थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक थी, यानी कि 1000 रुपए वार्षिक सालाना वो प्राप्त करते थे। बहुत अधिक पैसे उनके घर में इस समय नहीं थे, क्योंकि जमीन जायदाद संबंधी बहुत सारे मामले उनके ऐसे थे जिसमें वकीलों को फीस के रूप में काफी पैसे देने पड़ते थे। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। दोनों बेटों का वर्णन देखिए इसमें दिया गया है। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था, छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह एक दुबले पतले युवक थे जिन्होंने बीए की अंग्रेजी डिग्री ली थी और लाल बिहारी सिंह गांव में ही कुश्ती वगैरह लड़ने का काम करते थे। कद काठी बड़ी मजबूत थी और अपने से 1.5 गुने वजन वाले पहलवानों को वो पटक दिया करते थे, क्योंकि सुबह सुबह 2 सेर दूध जो है वो पिया करते थे। खाने पीने का वो खास तौर से ध्यान रखते थे। लेकिन श्रीकंठ सिंह अपनी बीए की डिग्री पाने में मानो उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से गला दिया था। शरीर पर वो ध्यान नहीं देते थे। खाने पीने में की बहुत अधिक रुचि उनकी नहीं थी, जिसके कारण वो बड़े दुबले पतले छरहरे बदन के व्यक्ति थे। तो इसमें दोनों भाइयों के विषय में कहा गया है कि दोनों स्वास्थ्य के मामले में और स्वभाव के मामले में एक दूसरे के विपरीत थे। अब कहा गया कि श्रीकंठ सिंह ने अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने के बाद भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं से विशेष प्रेम नहीं रखा था। यानी कि श्रीकंठ सिंह को भारतीय जो प्राचीन संस्कृति है उससे विशेष प्रेम था। यानी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे या आज भी होते हैं संयुक्त परिवार, तो उनमें श्रीकंठ सिंह का अधिक विश्वास था। क्योंकि अंग्रेजी डिग्री तो उन्होंने ली थी, लेकिन अंग्रेजी या पाश्चात्य सभ्यता का अनुमोदन कभी नहीं करते थे, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में अधिकतर एकल परिवार को महत्व दिया जाता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव के भाव को लेकर चलती है। तो यहाँ पर अधिकतर संयुक्त परिवार होते हैं
और बहुत सारे नाते रिश्तेदार सभी से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें आगे देखिए पुस्तक में ये दिया है कहानी में कि दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था, यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति का गुणगान वो करते रहते थे। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे, यानी गांव में बहुत सी स्त्रियां ऐसी थी कि घर परिवार के झगड़े जब होते थे तो वो चाहती थी कि घर परिवार से अलग हो जाए, लेकिन श्रीकंठ सिंह वहां जाते थे, उन लोगों को समझाते थे और सम्मिलित या संयुक्त कुटुंब के संयुक्त परिवार को टूटने से रोक दिया करते थे, जिसके कारण गांव की बहुत सी स्त्रियां उनकी विरोधी थी, लेकिन उनके विरोध का स्वर जो है बाहर तक नहीं आ पाता था। इसके विपरीत जो श्रीकंठ सिंह की पत्नी थी आनंदी, वो उसका मानना था कि अगर सभी में मेल मिलाप हो, सभी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो ठीक है, अगर सभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, बातें बढ़ जाती हैं, झगड़े लड़ाई होते हैं, तो उससे अच्छा है कि सभी दूर दूर रहें लेकिन आपसी प्रेम उनका बना रहे। तो इस तरह से पति पत्नी के विचारों में थोड़ी असमानता तो थी, लेकिन फिर भी उनका परिवार अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था और गांव के भी जो संयुक्त परिवार थे वो भी इनके प्रयास के कारण आगे बढ़ रहे थे। अब आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, यानी कि पूरी एक कहा जाए कि रियासत थी उसके पिता की। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़फूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे, यानी कि उसके घर में हर तरह की सुख सुविधा के साधन थे। बहुत सारी सुख सुविधाओं में वो पली बढ़ी थी। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, नाम था गोप सिंह, यानी कि उसके पिता बड़े ही उदार हृदय के व्यक्ति थे और प्रतिभाशाली थे और उनकी 4 बेटियां थीं। चारों में वो आनंदी को उसके विशेष गुणों के कारण बहुत अधिक प्रेम करते थे। बहुत रूपवती थी और बहुत गुणवती थी, इसलिए वो अपनी इस कन्या से विशेष रूप से प्रेम रखते थे और उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित भी थे कि इसके लिए सुयोग्य वर की तलाश कहाँ करें। तो एक बार इस धर्म संकट से उबारने के लिए मानो उनके दरवाजे पर श्रीकंठ सिंह चंदा मांगने के लिए आए और उनके बात व्यवहार से प्रभावित होकर के भूप सिंह ने उनको अपना दामाद बनाने का निश्चय किया और कुछ समय के पश्चात उन्होंने आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह से कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, अर्थात जिस तरह से वो सुख सुविधाओं में रहने की आदती थी, यहाँ पर वो सुख सुविधाएं ससुराल में उसे नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने को एडजस्ट करने का, हर तरह से समझौता करके चलने का भरपूर प्रयास किया और उसके प्रयास का ही परिणाम था कि घर के सभी सदस्य उससे प्रसन्न थे। लेकिन ये प्रसन्नता अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी, इसमें कुछ विघ्न आ गया जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति आ गई। अब आनंदी अपने साथ क्या क्या लाई थी ससुराल में, उसका वर्णन आगे कहा गया है। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी, यानी कि वो अपने साथ तो बहुत सारी चीजें लाई थी, लेकिन ससुराल में हाथी घोड़े तो दूर की बात है, कोई सजी धजी बहली, बहली कहा जाता है जो उस जमाने में घूमने जाने के लिए एक छोटा सा टांगे जैसा या इस तरह की एक सवारी की व्यवस्था होती थी, तो उसमें कभी ऐसा नहीं था कि वो हो और उसमें बैठ के वो घूमने के लिए जा सके, लेकिन फिर भी उसको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। अपने साथ वो रेशमी चप्पलें लाई थी, स्लीपर लाई थी कि पहन करके बाग में घूमा करेगी, लेकिन यहाँ पर बाग बगीचे जैसा कुछ था नहीं जहाँ वो घूमने के लिए जा सके। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वो एक सीधा साधा जो गृहस्थ, देहाती गृहस्थ जो होते हैं उनका घर था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया था। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियां लिए हुए आया और भावत से बोला, यानी कि आनंदी से बोला कि जल्दी से पका दो। आनंदी पूरा खाना बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई परेशानी की अनुभूति न की, बल्कि उसने लाल बिहारी सिंह के बात को माना और फिर से वो 2 चिड़ियां उसने पका दी। अब चूंकि बड़े घर की बेटी थी, किफायत के विषय में कम ही जानती थी,
घर में पाव भर घी था, यानी 250 ग्राम घी रखा हुआ था, वो पूरा का पूरा उसने चिड़िया पकाने में, मांस में डाल दिया। अब लाल बिहारी सिंह जब खाने के लिए बैठा तो उसने कहा कि दाल में घी नहीं है। आनंदी ने उसे बताया कि पूरा घी उसने मांस में डाल दिया। अब लाल बिहारी सिंह को क्रोध आया कि अभी कुछ ही दिन पहले घी खरीद कर आया था, तो इतना घी मांस में डालने की क्या आवश्यकता थी। अब दोनों में वाद विवाद बढ़ गया। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। ये एक्सट्रैक्ट के तौर पर आता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आते हैं। जिस तरह से सूखी लकड़ी को यदि आग दिखाई जाए तो बड़ी तेजी से जल उठती है, उसी तरह से क्षुधा से बावला यानी भूख से व्याकुल जो मनुष्य होता है, छोटी छोटी बातों पर वो तिनक जाता है, गुस्से में आ जाता है। लाल बिहारी सिंह से जैसे ही आनंदी ने बताया कि घी पूरा मांस में डाल दिया, लाल बिहारी सिंह काफी क्रोध में आ गया। मैंने बताया कि जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह से सूखी लकड़ी जल उठती है, वैसे ही लाल बिहारी सिंह क्रोध में आ गया, क्योंकि क्षुधा से, भूख से व्याकुल जो मनुष्य होता है वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगता है। तो लाल बिहारी सिंह को लगा कि जो उसकी भावज है, जो भाभी है, वो शायद ढिठाई कर रही है और उसे ये बात बहुत अधिक बुरी लगी। अब उसने आनंदी के लिए कुछ अपशब्द अगर कहे होते तो शायद वो सह जाती, क्योंकि देखिए अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। यानी कि लाल बिहारी सिंह ने उसके मैके के ऊपर जब एक कमेंट किया, व्यंग्य किया, क्योंकि उसने कहा मैके में तो जैसे घी की नदियां बहती थी, क्योंकि एक ऐसा व्यंग्य जिसको आनंदी के लिए सहन कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया। और उसने मुंह फेर कर कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, इतना घी तो वहां नित्य नाई का हार खा जाते थे। अब उसे भी जब मैके के विषय में जब उसने कमेंट सुना, व्यंग्य सुना, तो उसने भी बड़े जोरदार शब्दों में अपने मायके का एक तरह से प्रशंसा के तौर पर उसने कहा कि इतना घी तो हमारे मायके में नाई का हार खा जाते थे, यानी इतने घी के लिए कोई वाद विवाद नहीं करता था, कोई कलह का वातावरण नहीं बनने पाता था। और मायके के विषय में उसने कहा कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का, यानी कि हाथी यदि मृत्यु भी उसकी हो जाए तो उसकी कीमत बहुत अधिक होती है, तो मायके में यदि उसके थोड़ी आर्थिक संकट आ भी जाए तो भी उसका मायका यहाँ से तो बहुत संपन्न होगा, ऐसा उसने भी जवाब दिया। अब ये जवाब जो है लाल बिहारी को बहुत बुरा मालूम पड़ा, वो और अधिक चिढ़ गया और उसने कहा कि इच्छा होती है कि जबान खींच लो। अब आनंदी के लिए भी ये काफी कष्ट की स्थिति थी, उसने भी कहा, उसे भी क्रोध आ गया, उसने कहा वे होते तो आज इसका मजाक चखा देते। अब अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से रहा ना गया और उसने खड़ाऊ उठा करके आनंदी की तरफ चला दिया। आनंदी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में उस खड़ाऊ से चोट आ गई और जिस पे लाल बिहारी ने बोला भी, खड़ाऊ फेंकते हुए उसने कहा कि जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो इस तरह के शब्द जो है, इतने कड़वे शब्द आनंदी को तीर की तरह से लगे और उसने हाथ से खड़ाऊ को रोकने की कोशिश की, उसकी उंगली में काफी चोट आ गई। वो क्रुद्ध होकर के वहां से उठी और कहा गया है कि स्त्री को पति के बल पर, पुरुषत्व पर बहुत घमंड होता है, यानी स्त्री को अपने पति के बल और पुरुषत्व का बहुत अधिक घमंड होता है, किसी से भी वो इसके बल पर उलझ सकती है। तो आनंदी उस समय तो शांत रह गई, लेकिन उसने सोच लिया था कि श्रीकंठ सिंह के आने पर वो इस बात की शिकायत अवश्य करेगी। अब श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, बृहस्पतिवार को यह घटना घटी। आनंदी ने 2 दिन प्रतीक्षा की। शनिवार को जब श्रीकंठ सिंह आए तो नियमानुसार वो सभी से मिलते जुलते रहे। उसके बाद खाना पीना खा करके जब वो कमरे में आए तो उस समय आनंदी क्रोध में भरी हुई बैठी थी। क्रोध और दुख दोनों की ही स्थिति थी ये, उसके लिए बहुत अधिक कष्ट की स्थिति थी, मानसिक संताप था इससे उसको। तो उस समय जबकि श्रीकंठ सिंह कमरे में आते, उसके पहले ही लाल बिहारी ने उनको रोक करके और कहा कि भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अब श्रीकंठ सिंह ने
कुछ पूछना चाहा, उसी समय बेनी माधव सिंह ने लाल बिहारी सिंह की तरफ से शिकन सिंह के एक तरह से सामने और भी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हाँ, बहु बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी फिर से बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है, यानी गांव की कोई ऐसे कुर्मी कहार जाति के नहीं है कि हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए। शिकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने पुनः कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोग को कुछ समझती। शिकंठ सिंह खाना पीना खा करके समाप्त करके जब कमरे में गए तो आनंदी ने उनसे पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है? शिकंठ सिंह ने कहा कि बहुत प्रसन्न है, पर तुमने घर में आजकल ये क्या उपद्रव मचा रखा है? तब आनंदी की त्योरियां चढ़ गईं और उसने कहा कि जिसने तुमसे ये आग लगाई है, अगर मैं पाऊं तो उसका मुंह झुलस दो। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। शिकंठ सिंह ने उसका पक्ष भी जानना चाहा, क्योंकि वो एक तरह से न्यायप्रिय व्यक्ति थे और किसी एक पक्ष के कहने पर क्रोध में नहीं आते, बल्कि दोनों पक्षों की बातों को वो जानना चाहते थे। आनंदी ने कहा, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ खींचकर मारता, खड़ाऊ खींच के मारता और इस तरह से अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। अब आनंदी ने कहना प्रारंभ किया, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी अधिक नहीं था, मैंने मांस में डाल दिया। फिर उसने सारी बातें बताई कि दाल में घी न होने के कारण वो चिढ़ गए और उसके बाद बातें बढ़ी और उन्होंने खड़ाऊ खींचकर मुझे मारा है। और फिर उसने बताया कि उंगली में चोट भी आई है। तो ये सारी बातें सुन करके श्रीकंठ सिंह काफी क्रोध में आ गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस? और आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। यानी कहा गया है कि स्त्रियां जो है बड़ी भावुक हृदय की होती हैं, आंसू मानो पलकों पर होते हैं और कोई भी बात कहते समय वो रो पड़ती हैं। तो श्रीकंठ सिंह ने जब आनंदी की ये दशा देखी तो उनका हृदय जो है वो द्रवित हुआ और उनको लाल बिहारी सिंह पर काफी क्रोध आया। अब प्रातःकाल वो अपने पिता के पास जाकर के बोले कि दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी बार गांव वालों की आलोचना की थी, गांव वालों को समझाया था, गांव की स्त्रियों को समझाया था और उनका मानना था कि स्त्रियों के कारण ही घर टूटता है। लेकिन आज वही स्थिति उनके अपने घर में उत्पन्न हुई थी। अब अपने घर के इस कलह को किस तरह से वो एक सुलझाते, इसको देखने के लिए गांव के लोग भी एक तरह से उत्सुक हो गए थे, क्योंकि गांव वालों को भी ये बात पता चल गई थी। तो उनके पिता बेनी माधव सिंह ने उनको समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, क्यों? शिकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है, जिससे बड़ों को आदर सम्मान, जिन लोगों को बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, वो अब सिर पर चढ़कर बोलने लगे हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, मेरे पीछे स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो, ये मुझे सहन नहीं होगा, क्योंकि विधाता के दरबार में मैं भी उत्तरदायी हूँ। मैं भी उस स्त्री के प्रति उत्तरदायी हूँ जिसको ब्याह कर मैं अपने साथ ले आया था। बेनी माधव सिंह को जवाब न दे सके। शिकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देख करके बेनी माधव सिंह अवाक रह गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने केवल इतना कहा कि बेटा, बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करती हो, स्त्रियां इसी तरह से घर का नाश कर देती हैं। बेनी माधव सिंह के समझाने पर शिकंठ सिंह ने उनको उत्तर दिया कि आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूँ, इतना मैं भी समझता हूँ कि स्त्रियां घर का विनाश कर सकती हैं, लेकिन स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, मैं इसका अनुमोदन नहीं कर सकता। तो इस तरह से उन्होंने अपने पिता की बातों को काट दिया और अपने तर्कों को भी उनके समक्ष रखा। अब बेनी माधव सिंह भी थोड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन अब शिकंठ सिंह ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा कि लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे? उनके पिता ने ये प्रश्न किया। जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन शिकंठ सिंह के क्रोध को शांत कर पाना उनके वश में नहीं था। गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए। गांव की स्त्रियों ने जब ये सुना तो वो और अधिक प्रसन्न हुई,
कि जो व्यक्ति दूसरों के घरों के झगड़ों को शांत करता था, दूसरों को समझाता था, संयुक्त परिवार तोड़ने के लिए मना करता था, संयुक्त परिवार को जोड़े रखने का प्रयास करता रहता था, आज उसी के घर में इस तरह की स्थिति बन रही है। सभी ये देखना चाहते थे कि श्रीकंठ सिंह का निर्णय क्या होता है और घर की क्या स्थिति बनती है, क्या हालात होते हैं। तो इस तरह से बेनीमाधव सिंह को ये बातें समझ में आ गई कि जो लोग बहाने बना करके या किसी भी बहाने से उनके घर आकर के एकत्र हो रहे हैं, वो उनके घर का तमाशा बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो इन भावों को ताड़ गए वो, और उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन द्वेषियों को, इन वैरियों को ताली बजाने का अवसर वो नहीं प्रदान करेंगे। उन्होंने बड़े कोमल शब्दों में बेटे को समझाया कि बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो ही गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित छल्लाया हुआ ग्रेजुएट यानी कि श्रीकंठ सिंह के विषय में कहा गया है कि इलाहाबाद से उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की थी, उनको अनुभव नहीं था इस बात का कि गांव के लोग इस बात से प्रसन्न होंगे। उन्होंने डिबेटिंग क्लब में बहुत सारे पुरस्कार जीते थे अपने तर्क देने के पीछे, यानी कि किसी के भी तर्क को अपने अकाट्य तर्क से जो है काट देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। और अब ये स्थिति उनके घर में बन गई थी कि पिता और पुत्र में तमाम तरह के तर्क वितर्क चल रहे थे। अब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं लाल बिहारी सिंह के साथ इस घर में नहीं रह सकता। बेनीमाधव सिंह ने फिर से समझाया, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते, लड़का नासमझ है, उसकी बात पर ध्यान मत दो। लेकिन तब भी श्रीकंठ सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। वो बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, इसके लिए मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। अब या तो वो इस घर में रहेगा या मैं। तो लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा इन बातों को सुन रहा था। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कभी भाई के सामने वो चारपाई पर बैठ जाता, क्योंकि भाई उससे विशेष स्नेह करते थे। कभी वो कुश्ती में जीतता तो उसके ऊपर पैसे न्यौछावर करते, लोगों में मिठाइयाँ बांटते, पैसे लोगों में बांटते। लेकिन आज ये स्थिति आ गई थी कि वो घर को छोड़कर जाना चाहते थे सिर्फ इसलिए कि लाल बिहारी सिंह घर में है। तो लाल बिहारी सिंह ने सोचा कि मैं स्वयं अगर घर छोड़ के चला जाऊं तो भाई घर में बने रहेंगे, भाई भाभी इस घर में ही रहेंगे। तो ऐसा विचार करके उसने ये निर्णय लिया कि वो घर छोड़ करके चला जाएगा। इस तरह की बातें भाई के मुंह से जब उसने सुना कि वो नहीं चाहते हैं कि उसका मुंह देखें, तो उसे बड़ा दुख भी हुआ इस बात का। और इस तरह का निर्णय करके वो अंदर गया और वहां से उसने कुर्ता वगैरह पहना और आकर के भाई के दरवाजे पर खड़ा हुआ। वहां आनंदी से उसकी मुलाकात हुई। उसने आनंदी से कहा कि भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे घर में, मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब ये मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, फिर उन्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी सिंह का गला भर आया। जिस समय वो सिर झुकाए द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत अवश्य की थी, लेकिन इस स्थिति की कल्पना उसने नहीं की थी कि इस तरह की शिकायत करने पर घर में इस तरह की स्थिति बन जाएगी कि दोनों भाई एक दूसरे से मिलना ना चाहे, घर में साथ में रहना ना चाहे। अब वो पछता रही थी कि ऐसा उसने क्यों किया। उसे सहन कर लेना चाहिए था, जिससे कि घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहता। अब ये स्थिति देख करके उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और श्रीकंठ सिंह से उसने कहा कि लाल बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ सिंह मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आनंदी ने उन्हें बहुत समझाया और बहुत समझाने के बाद उसने ये भी कहा कि पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही है, ऐसा ना हो कि वो चल दें। अब इसके बाद श्रीकंठ सिंह उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा कि भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह देना, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते तो मैं भी उन्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा कह करके वो जाने लगा। इस समय जब श्रीकंठ सिंह ने ये देखा कि लाल बिहारी जा रहा है, तब भी वो चुप रहे। आनंदी ने आगे बढ़ करके लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हैं। तब लाल बिहारी ने कहा कि मुझे जाने दो, जहाँ कोई भी मेरा मुंह ना देखे मैं वहां चला जाना चाहता हूँ। तब आनंदी ने उसको रोकते हुए कहा कि तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ना। अब लाल बिहारी ने फिर से अपनी बात को रखा। उसने भाभी से कहा कि जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक इस घर में मैं कदापि ना रहूंगा।
चिकन सिंह का हृदय भी पिघल गया। वो बाहर आए और उन्होंने लाल बिहारी सिंह को गले से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए और जब इस तरह की स्थिति को बेनी माधव सिंह ने देखा तो उनके मुख से निकल पड़ा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। वो टूटते हुए घर को भी, टूटते हुए कुटुंब को भी संभाल लेती हैं। और बाहर जो लोग तमाशा देखने के लिए एकत्र हुए थे वो सभी ये कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए कि वाकई बड़े घर की बेटियां इसी तरह की होती। तो इस कहानी में एक ऐसे सुसंस्कृत परिवार की पुत्री ने, जो कि एक अच्छे परिवार की बहू भी बनी थी, उसने अपने घर को, संयुक्त परिवार को टूटने से बचा लिया।